सहरसा के कुंदा गांव में कोसी नदी कहर बनकर बह रही है। अब तक इस गांव का आधा हिस्सा कोसी की गोद में समा चुका है, तो कई घर और दर्जनों सरकारी भवनों का नामो निशान मिट चुका है। कोसी नदी अब इस मध्य विद्यालय भवन को लीलने को बेताब नजर आ रही है। पिछले एक सप्ताह में नदी की तेज धारा ने शिक्षा के मंदिर का ये हाल कर दिया है। अगले कुछ दिन के अंदर इस भवन का नदी में समाना तय माना जा रहा है। कोसी नदी के भयावह रूप से कुंदे गांव के बाशिंदे बेहद भयभीत नजर आ रहे हैं। एक सप्ताह से कुंदा गांव में कटाव जारी है। विद्यालय भवन पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और ये स्थिति बनी रही, कोई काम नहीं हुआ तो पूरा भवन नदी में विलीन हो जाएगा। पानी में फंसी जिंदगानी। ये मुजफ्फरपुर के सतपुरा मोहल्ले का नजारा है। ये पूरी गली बारिश और नाले के गंदे पानी में डूबी हुई है और ऊपर से इससे निकलने वाली सड़ांध ने जीना मुश्किल कर दिया है। इसके बावजूद सतपुरा के बाशिंदे इसी गंदगी के बीच अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। कहीं आना जाना हो तो इस गंदगी से गुजरने के सिवा कोई और चारा नहीं होता। हर साल मॉनसून में यही नजारा आम है, लेकिन आज तक हालात सुधारने की पहल नहीं की गई। सड़ा हुआ पानी में लोग आता जाता है, जिस कारण की बीमारी फैल रहा है। हाँ, एक तो है कि मतलब कि देख ही रहे कि नाला का क्या हालात है। पूर्णिया पर मॉनसून कुछ ज्यादा मेहरबान हो गया है। पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की तमाम गलियां और सड़कें पानी पानी हो गई है, तो खेती बाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग आने वाले कुछ दिनों में और बारिश होने का अंदेशा जताया है। ऐसे में महानंदा और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर बढ़ने से एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पानी पानी पूर्णिया। पिछले एक सप्ताह से जारी मूसलाधार बारिश ने पूर्णिया नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। जिस तरफ जाइए हर तरफ बारिश और नाले का गंदा पानी फैला हुआ है, तो वार्ड संख्या 21 के सैकड़ों घरों में नाले का गंदा पानी घुस चुका है। ड्राइंग रूम और बेडरूम से लेकर किचन तक पानी ही पानी है और इस पानी में घर के सारे सामान तैर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है। सीवरेज सिस्टम में गड़बड़ी के चलते स्थानीय निवासियों को हर साल इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी पानी थाना। मूसलाधार बारिश में नवादा का बुंदेलखंड थाना पानी पानी हो गया है। बरामदे से लेकर दफ्तर तक हर तरफ बारिश और नाले का गंदा पानी फैला हुआ है। कुर्सी टेबल तक पानी में तैर रहे हैं, तो किचन में भी जल जमाव से हालात बदतर हो गए हैं। छत से हर समय पानी की बूंद टपकती रहती है और ऐसे में बुंदेलखंड थाने के जवानों को ड्यूटी करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तूफान ने उजाड़ा आशियाना। ये पूर्णिया के गांव में चक्रवाती तूफान से मची तबाही का नजारा है। जलालगढ़ और कस्बा प्रखंड के दर्जनों पंचायतों में इस तूफान ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। हवा की तेज रफ्तार में सैकड़ों घर ध्वस्त हो गए, तो कई पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी। तूफान में आशियाना तबाह होने से प्रभावित इन ग्रामीणों के सामने अब सिर को छिपाने के लिए छत तक नहीं बचा। पूरे होंगे कैनाल मैन के अधूरे ख्वाब। पहाड़ का सीना चीरकर हरियाली फैलाने वाले गया के 70 वर्षीय कैनाल मैन लौंगा मांझी की जिंदगी ने अचानक करवट ले ली है। रोजाना उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहता है। हर तरफ से सम्मान और मदद के हाथ लगातार बढ़ रहे हैं। इस ट्रैक्टर ने उनकी मानो जिंदगी में रफ्तार ला दी है, तो बिहार सरकार ने भी पुराने आहर और तालाबों को
दुरुस्त करने के लिए लौंगी मांझी के सपने को पूरा करने का वादा किया है। ऊपर से पानी ना आया तो बहुत मैंने देश चकचका लगेगा। ई उमरिया में आप करेल तैयार हैं अभी भी? हाँ, अभी लोग तो थोड़ा दिन जिंदगी है, वो काम हम कर देना है जरूरी काम। सोशल मीडिया का किंग कौन? कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव का अंदाज बदला नजर आ रहा है। कोरोना के भय से नेताजी जनता के बीच जाने से भले कतरा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में जरूर दिन रात एक्टिव हैं। जेडीयू और आरजेडी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया टीमों ने सोशल प्लेटफॉर्म पर पूरी ताकत झोंक दी है। तो सोशल मीडिया फॉलोअर्स के मामले में सबसे आगे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके बाद आरजेडी, फिर बीजेपी और उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है। लेकिन सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स होने का दावा करने वाले ये दल विधानसभा चुनाव में कितने वोट जुटा पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। सीमांचल का मिजाज। दशकों से बाढ़, कटाव और उपेक्षा के शिकार रहे सीमांचल इलाके में चुनावी गतिविधियां बढ़ती जा रही है। पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जैसे जिलों को मिलाकर सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं, जिसमें से ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। ऐसे में एनडीए बनाम महागठबंधन की टक्कर में सबकी निगाहें अल्पसंख्यक वोटर्स के रुझान पर टिकी हुई है। ट्रिपल टी से कोरोना पर वार। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए कोडरमा जिला प्रशासन ट्रिपल टी फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसके जरिए कोरोना मरीजों की ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया गया है। रोजाना मेगा टेस्ट ड्राइव चलाए जा रहे हैं, जहां हाईटेक मशीनों से कोरोना मरीजों की पहचान होती है। उन्हें कोविड अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां कोरोना मरीजों की सेहत पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोग जिला प्रशासन लोगों को ये कन्विंस कराने में काफ़ी हद तक सफल रहा है कि अगर आप सही समय पे जांच कराते हैं और सही समय पे अगर आप पे ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा नहीं होते हैं और रिकवरी के चांसेस अच्छे रहते हैं, जल्दी लोग रिकवर होते हैं। 30 मिनट में कोरोना टेस्ट, और वो भी 500 रुपये में फेलूदा के जरिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इस टेस्ट का नाम फेलूदा ही क्यों दिया गया? कोविड या कोरोना से जोड़कर इसका नाम क्यों नहीं रखा गया? इस सवाल का जवाब हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि इसको बनाने वाले कौन हैं और ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। FNCA-S9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन ऐसे का शॉर्ट फॉर्म है। ये स्वदेशी CRISPR जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये नोवल कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को पहचानता है और उसे ही टारगेट करता है। ये टेस्ट उतना ही सटीक है जितना RT-PCR टेस्ट। अब तक पूरी दुनिया में RT-PCR टेस्ट को ही कोविड-19 के डायग्नोसिस में गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जा रहा है। लेकिन फेलूदा को बड़ा एडवांटेज इसकी टाइमिंग को लेकर है। फेलूदा के नतीजे जल्द आते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाला डिवाइस बेहद सस्ता है। छपरा की मढ़ौरा औद्योगिक नगरी में कभी ये मशीनें भी जिंदगी का गाना गुनगुनाया करती थी। कभी इन फैक्ट्रियों में भी खुशी का राग सुनाई पड़ता था, लेकिन सरकारी लापरवाही और उपेक्षा की वजह से एक के बाद एक तमाम फैक्ट्रियों पर ताले लगते गए। इसकी जगह पर आज ये टूटी फूटी और जंग खाती मशीनें बची हुई हैं और बचे रह गए हैं अपनी बदहाली की कहानी सुनाते ये विशाल खंडहर, जिन्हें देखकर यहाँ के बाशिंदे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। आस भी छूटा जा रहा है। यहाँ पहले चुनाव
विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होता था तो चीनी मिल मुद्दा बनता था, नेता लोग भी आश्वासन देते थे, लेकिन अब तो नेता लोग भी ये भी मुद्दा समाप्त होते जा रहा है, मुद्दा भी नहीं बन रहा है। गुड़ ने घोली जिंदगी में मिठास। कोरोना काल में बांका में दम तोड़ रहे गुड़ उद्योग में अब नई जान आ गई है। कोरोना का खतरा दूर करने के लिए गुड़ व्यापारियों ने हाईटेक तकनीक के जरिए गुड़ का प्रोडक्शन और पैकेजिंग शुरू कर दिया है। इसके लिए गुड़ की फैक्ट्री में लाखों रुपए की आधुनिकतम मशीन लगाई गई है। अब मानवीय हस्तक्षेप के बिना ये मशीनें गुड़ का प्रोडक्शन से लेकर पैकिंग तक का काम कर रही हैं। इससे गुड़ की शुद्धता तो बनी ही रहती है, महामारी का खतरा भी दूर हो जाता है। बिड़निया गांव में उजाड़ होता जा रहा ये बुनकर शेड भी कभी आबाद हुआ करता था। इस छत के नीचे भी कभी हैंडलूम की खटपट सुनाई देती थी और इसके जरिए आसपास के सैकड़ों बुनकर परिवारों की रोजी रोटी चला करती थी। लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते आज ये बुनकर शेड न सिर्फ खंडहर में तब्दील हो गया है, बल्कि लाखों रुपए की ये मशीनें भी जंग खा रही है, जबकि इस पर आश्रित बुनकर परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इसमें क्या बात है, क्यों वो बंद पड़ी है, कैसे उसे फिर से पुनर्जीवित किया जा सकता है ताकि लोगों को स्किल करके उनको इसका लाभ दिया जा सके। झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी, ये घाटशिला के भैरवपुर बस्ती का नजारा है। एक तरफ इन घरों में बिजली के बल्ब टिमटिमा रहे हैं, तो अंधेरे में डूबी ये झुग्गी झोपड़ियां विलुप्त प्राय सबर समुदाय के इन आदिवासियों का ठिकाना है। हालांकि 3 सबर परिवारों के लिए पीएम आवास योजना के तहत पक्के घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन महीनों बाद भी ये अधूरे पड़े हैं। ऐसे में इनके पास घास फूस की इस झोपड़ी में वक्त गुजारने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। उजाले का इंतजार। देवघर के बाघमारी गांव की कीचड़ से सनी ये गलियां और ये टूटी फूटी झोपड़ियां बदहाली की कहानी कह रही हैं। सरकारी फाइलों में तो इस गांव को महीनों पहले ओडीएफ घोषित कर दिया गया, लेकिन किसी घर में आज तक ना तो टॉयलेट बनाया गया और ना किसी को पीएम आवास योजना के तहत पक्की छत ही नसीब हो सकी, जबकि पानी, बिजली, स्कूल और रोजगार जैसी मांगे भी अनसुनी है। हे सरकार, कब सुनोगे हमारी गुहार। पलामू के आदिम जनजाति बहुल भुसड़िया गांव की ये उनिंदी गलियां आज तक विकास की रोशनी का इंतजार कर रही है। ये आंखें आज भी सुनहरे भविष्य के सपने बुन रही है। ग्रामीण कागज के वो पन्ने दिखा रहे हैं जिसके जरिए उन्होंने अपनी फरियाद सरकारी बाबुओं तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी गुहार आज तक अनसुनी है। ऐसे में ये ग्रामीण अपनी किस्मत को कोसने को विवश हैं। आशियाने के नाम पर फर्जीवाड़ा। साहिबगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर धांधली हो रही है। पतना प्रखंड के शहरी पंचायत के ग्रामीण अब भी इन टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकारी फाइलों में इनका नाम दर्ज कर पूरी रकम डकार ली है। ऐसे में पीड़ित ग्रामीणों ने साहिबगंज जिला के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। गया के विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में एक बार फिर बुद्धम शरणम गच्छामि के मंत्र गूंजने लगे हैं। मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा खुलते ही भगवान बुद्ध को नमन करने के लिए भक्तों का तांता लग गया। अनलॉक के दौरान सुबह 6 से 9 और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच मंदिर के पट खुले रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिलहाल एक साथ 10 श्रद्धालु ही महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद ले सकेंगे। मास्क लगा के जाना है, थोड़ा डिस्टेंस बना के रहना है, इसके लिए व्यवस्था भी किया गया है। मंदिर के लिए सैनिटाइजर का भी व्यवस्था किया गया है। कोरोना काल में शर्तों के साथ दुमका के
बासुकीनाथ धाम के दरवाजे खोल दिए गए हैं। सुबह 7 से 11 बजे के बीच रोजाना झारखंड के उन 160 श्रद्धालुओं को भोलेनाथ के दर पर मत्था टेकने की इजाजत है, जिनका नाम सरकारी वेबसाइट में रजिस्टर्ड है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के चलते ज्यादातर श्रद्धालु वेब पोर्टल में अपना नाम दर्ज नहीं करवा पाते। ऐसे में उन भक्तों को फौजदारी बाबा के दर्शन से वंचित रहना पड़ रहा है। वेबसाइट में कुछ कमी है मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ उनके मोबाइल पर लिख रहा अंडर प्रोसेस, और 8:30 बजे मेरे पास जो ईमेल आ जाता है उसमें देखते हैं उनका नाम पूरा आ जाता है। तो वो तो बेचारा कंफर्म नहीं हो पाया कि हमारा अंडर प्रोसेस है, हम जाएंगे तो हमको दर्शन करने के लिए नहीं मिलेगा। इस ख्याल से भी हमको लगता है कुछ आदमी नहीं आ पाते। आपने सुपारी का इस्तेमाल कहां कहां होते देखा है, पान में, गुटखे में, भगवान की पूजा में, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि सुपारी से खिलौने भी बनाए जा सकते हैं? हम आपको रीवा के एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जो सुपारी का इस्तेमाल खिलौने बनाने के साथ भगवान की प्रतिमा बनाने में भी करते हैं। सुपारी के खिलौने बनाने की शुरुआत भी बड़ी रोचक है। रीवा का राजघराना सुपारी को पान में मिलाकर उसका सेवन करता था। रियासत में रहने वाले कुंदेर परिवार के लोग लकड़ी का काम करते थे। एक बार महाराजा गुलाब सिंह कहीं जा रहे थे, तभी उनकी नजर कुंदेर परिवार की दुकान पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने अपने एक आदमी को भेजकर सुपारी छीलने के लिए कहा। तभी से कुंदेर परिवार उन्हें लच्छेदार सुपारी छीलकर देने लगा। उसके बाद तो महाराज को सुपारी का ही सिंदूरदान भी दिया गया, और तभी कुंदेर परिवार के दिमाग में आया कि क्यों ना सुपारी की कोई वस्तु बनाई जाए, और तब से सुपारी के खिलौने बनाने का सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो अब तक चला आ रहा है। बुला रहा है सरयामन लेक। ये बेतिया जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर उदयपुर वन्य प्राणी आश्रयनी के बीचों बीच खूबसूरत सरेमान लेक का अलौकिक नजारा है। चारों ओर छाई हरियाली से इस झील की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। वन विभाग ने इस इलाके को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद तेज कर दी है। हाल में झील की साफ सफाई कराई गई है और जल्द ही इस पानी में नौकायन भी शुरू हो जाएगा। इसका और विकास करें हम पर्यटकों के लिए यहाँ पर ले आकर के जाड़े के दिन से जो अभी आएगा हमारा अक्टूबर नवंबर में जो चिड़िया आना शुरू होती हैं, उससे पहले हम वहाँ पे टूरिस्ट की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। पन्ना टाइगर रिजर्व में अब नन्हे शावकों की दहाड़ गूंजेगी। बाघिन P141 ने 2 शावकों को जन्म दिया है, जिनके साथ बाघिन को घूमते हुए देखा गया। आपको बता दें कि ये बाघिन बिना रेडियो कॉलर की है। बाघिन को अपने दोनों शावकों के साथ हिनौता परिक्षेत्र में घूमते हुए देखा गया है। फिलहाल बाघिन और दोनों शावक स्वस्थ हैं। फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि बाघिन के साथ देखे गए शावकों की उम्र करीब 2.5 महीने है। इससे स्पष्ट है कि बाघिन को 2.5 महीने पहले प्रसव हुआ था। पीटीआर की टीम को इतने समय बाद बाघिन शावकों के साथ नजर आई है। लद्दाख में अप्रैल के महीने से ही चीन की चालबाजी और धोखेबाजी चल रही है। अपनी विस्तारवाद नीतियों को ड्रैगन अंजाम देना चाह रहा है, लेकिन भारतीय जवानों की मुस्तैदी के सामने उसकी एक नहीं चल रही है। LAC पर भारतीय सेना को अब एक खास नस्ल के ऊंट की मदद भी मिलने वाली है, जो उन्हें सीमा पर गश्त करने में सहायता तो करेगी ही, इसके साथ ही उनके राशन पानी ढोने में भी सहायता करेगा। सबसे खास बात यह है कि यह ऊंट राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उज्बेकिस्तान यारकंद से लद्दाख आया है। इसे यारकंदी ऊंट भी कहते हैं, जिन्हें डबल हम्प कैमल भी कहा जाता है। ये करीब 2 क्विंटल का वजन आसानी से लद्दाख की पहाड़ियों और बर्फीले मैदान में ढो सकता है। साथ ही 72 घंटे बिना खाए पिए आराम से रह सकता है।